हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका। हमारे इस सेशन में हम बात करेंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। टैली के अंदर किस तरह आप जो है जीएसटी मेंटेन करेंगे। दैट मींस कैसे आप सेल्स करते हुए जो है जीएसटी चार्ज करेंगे, परचेज करते हुए जीएसटी इनपुट टैक्स का बेनिफिट लेंगे। तो काफी सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, बेसिक बातों से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एंटिटी, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो या फिर कंपनी हो, ऐसे में अगर वो जीएसटी लॉ के तहत रजिस्टर्ड है तो कुछ कंप्लायंसेस जीएसटी लॉ के तहत करने होते हैं। जैसे कि जीएसटी चार्ज किया जाता है कस्टमर से, और जो आप परचेज करते हैं उस पर जो आप जीएसटी पे करते हैं वो आप जीएसटी लायबिलिटी से एडजस्ट करते हैं, और उसके बाद जो आपकी नेट लायबिलिटी होती है वो आप गवर्नमेंट को पे करते हैं। और ऐसे में गवर्नमेंट को एक रिटर्न फाइल की जाती है। तो वो रिटर्न्स कैसे आप जो है टैली के जरिए मेंटेन करेंगे वो हम सब सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो है F11 प्रेस करना होगा। F11 के तहत यहाँ पर आपको स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स दिखाई देंगे। यहाँ पर आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे टैक्सेस दिखाई देंगे, जैसे कि जीएसटी, वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस। तो हमारे इस कोर्स में हम जो बेसिकली डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे जीएसटी और टीडीएस, वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स। आज की डेट में बहुत स्पेसिफिक और बहुत लिमिटेड हो गया है। अगर मैं कहूं मोर देन 99% केसेस में जीएसटी एप्लीकेबल होता है, और सिर्फ 1 या 2% केसेस में ही वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स एप्लीकेबल होता है। तो चलिए जीएसटी कैसे आप जो है मेंटेन करेंगे टैली के अंदर। तो सबसे पहले अगर आप जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर आपको इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑप्शन को यस करना होगा। उसके बाद सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, ये आप यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे जो है मांगी जाती है, जीएसटी डिटेल्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले आप किस स्टेट के अंदर जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है वो आपको बताना होगा। फॉर एग्जांपल हमारे केस में हरियाणा स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड है। उसके बाद पूछा जाता है जीएसटी लॉ में आप रजिस्टर्ड है तो वो रजिस्ट्रेशन कौन सा रजिस्ट्रेशन है। जैसा कि आप सब जानते हैं जीएसटी लॉ के तहत दो तरह से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, एज ए रेगुलर डीलर और एज ए कंपोजिशन डीलर। तो रेगुलर डीलर, अगर आप एज ए रेगुलर डीलर रजिस्टर्ड है तो आप रेगुलर सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप एज ए कंपोजिशन स्कीम के तहत एज ए कंपोजिशन डीलर रजिस्टर्ड है तो आप कंपोजिशन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर रेगुलर रजिस्ट्रेशन हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑप्शन आपसे पूछा गया है एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी। अगर आप जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के तहत अगर आप आते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है जीएसटीआईएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम जो है एक हाइपोथेटिकली एक नंबर यहाँ पर एंटर करते हैं। जब आप कोई भी जीएसटी नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, बेसिकली जो भी आपका जीएसटी नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे, अगर आपने गलत जीएसटी नंबर एंटर किया होगा तो यहाँ पर आपको एक एरर दिखाई देगी, वेरीफाई द पार्टी जीएसटीआईएन स्लैश यूआईएन। तो दैट मीन्स आपने जो जीएसटी नंबर एंटर किया है वो गलत है। तो मेक श्योर आप सही जीएसटी नंबर यहाँ पर एंटर करें। जब आप सही जीएसटी नंबर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको यह एरर दिखाई नहीं देगी। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जीएसटी कब से आपके केस में एप्लीकेबल है। तो अगर आप एक न्यूली रजिस्टर्ड फर्म है तो जिस डेट से आपने रजिस्ट्रेशन लिया है उस डेट से ही आपका जो है जीएसटीएन एप्लीकेबल होता है। हमारे केस में मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 से जो है जीएसटी एप्लीकेबल है। उसके बाद
आप सब जानते हैं जीएसटी लॉ के तहत आपको काफी सारी रिटर्न्स फाइल करनी होती है। फॉर एग्जांपल जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 9। तो इन सभी रिटर्न्स की अगर आपको सही सही जानकारी है तो ऐसे में यहाँ पर आपको बताना है कि जीएसटीआर 1 जो कि फाइल की जाती है रिगार्डिंग आउटवर्ड सप्लाई, जो आप सेल करते हैं, सेल के रिगार्डिंग आपको जीएसटीआर 1 फाइल करनी होती है। तो वो बेसिकली आपके केस में मंथली फाइल की जानी है या फिर क्वार्टरली फाइल की जानी है। अभी तक जो टर्नओवर है अगर 1,50,00,000 रुपए तक है तो ऐसे में क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल आप कर सकते हैं। 1,50,00,000 रुपए से ज्यादा अगर टर्नओवर है तो ऐसे में मंथली जीएसटीआर 1 फाइल करनी होती है। लेकिन 1 जनवरी 2021 से 5 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर के केस में आप क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हैं और 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर के केस में आपको मंथली जीएसटीआर 1 फाइल करनी होती है। उसके बाद आप जब एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं कि आपके केस में कौन सी जीएसटीआर 1 एप्लीकेबल है, मंथली या फिर क्वार्टरली। फॉर एग्जांपल हमारे केस में मान लीजिए क्वार्टरली जीएसटीआर 1 एप्लीकेबल है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके केस में ई वे बिल एप्लीकेबल है। तो अगर आपके केस में ई वे बिल एप्लीकेबल है तो ऐसे में आप इसको यस करेंगे। ई वे बिल बेसिकली इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, जब गुड्स की मूवमेंट होती है, माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो ई वे बिल एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप मान लीजिए एक सर्विस प्रोवाइडर है तो ऐसे में आपके केस में ई वे बिल एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं, आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और आपके केस में गुड्स की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर होती है तो ऐसे में ई वे बिल एप्लीकेबल होता है। तो हमारे केस में मान लीजिए ई वे बिल एप्लीकेबल है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि ई वे बिल कब से एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर भी आप वही डेट रख सकते हैं जिस डेट में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है या फिर जिस डेट से आप टैली यूज करना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद ई वे बिल जो है बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह जब गुड्स की मूवमेंट होती है, जो माल है एक जगह से दूसरी जगह जाता है थ्रू मोटराइज्ड व्हीकल, किसी व्हीकल के जरिए जो कि मोटराइज्ड व्हीकल है जिसके अंदर कोई मोटर फिट है, तो उस केस में ई वे बिल एप्लीकेबल होता है। तो मान लीजिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर मूवमेंट है तो उस केस में कितनी लिमिट तक ई वे बिल एप्लीकेबल होता है। और अगर मान लीजिए जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड है उसी स्टेट के अंदर अगर गुड्स की मूवमेंट है तो कितनी लिमिट एप्लीकेबल है। जनरली एक स्टेट से दूसरे स्टेट और एक स्टेट के अंदर ही दोनों केसेस में जो है लिमिट आपकी सेम रहती है। 50,000 रुपए से ज्यादा की गुड्स की वैल्यू अगर आप एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो आपको ई वे बिल इशू करना होता है, जनरेट करना होता है। और यह जो 50,000 रुपए की वैल्यू होती है यह इनवॉइस वैल्यू होती है। दैट मीन्स गुड्स वैल्यू इंक्लूडिंग टैक्स वैल्यू। तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूड्स इनवॉइस वैल्यू और उसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 रुपए। दैट मीन्स 50,000 रुपए से कम की वैल्यू का गुड्स, माल अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो ई वे बिल की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। अगर 50,000 रुपए से ज्यादा की गुड्स वैल्यू आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो ई वे बिल एप्लीकेबल होगा। उसके बाद पूछा गया है इन केस ऑफ इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट, जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड है उसी स्टेट के अंदर ही अगर आप गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह माल भेज रहे हैं, तो ऐसे में कितनी लिमिट एप्लीकेबल होती है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। तो कई जगह पर ऐसा हुआ कि इंट्रा स्टेट की लिमिट कुछ और रखी गई और इंटर स्टेट की लिमिट कुछ और रखी गई। तो अगर आपके केस में अलग अलग लिमिट्स हैं तो आप यहाँ पर अलग अलग लिमिट्स सेट कर सकते हैं और अगर सेम लिमिट है तो आप यहाँ पर सेम लिमिट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे केसेस में सेम लिमिट है 50,000 रुपए की। दैट मीन्स 50,000 रुपए तक की गुड्स अगर मूव की जा रही है तो ई वे बिल की जरूरत नहीं है। 50,000 रुपए से ज्यादा की गुड्स वैल्यू अगर मूव की जा रही है तो ई वे बिल एप्लीकेबल है, जनरेट करना होगा। उसके बाद पूछा गया है इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीट्स। दैट मींस अगर आप कोई कस्टमर से एडवांस रिसीव करते हैं तो अगर उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। जनरली आज की डेट में अगर मैं अब तक की बात करूं तो जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके केसेस में अगर कोई एडवांस रिसीव होता है तो उस पर
रिसिप्ट बेसिस पर जीएसटी की लायबिलिटी आ जाती है। लेकिन अगर कोई ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, जहां पर गुड्स की जो है सेल की जाती है, उन केसेस में जो कस्टमर से एडवांस रिसीव होता है उस पर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आती है। तो मेक श्योर आपके केस में अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर है तो एडवांस रिसीट पर जीएसटी एप्लीकेबल है। अगर आप एक ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है और कस्टमर से कोई एडवांस आपको रिसीव होता है तो उस केस में एडवांस बेसिस पर आपको जीएसटी पे नहीं करना होता है। जब आप सप्लाई करते हैं, इन दैट सिचुएशन जो है आपको जीएसटी पे करना होता है। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर यस और नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, साथ में लिखा गया है परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। तो बेसिकली जीएसटी लॉ के तहत एक सेक्शन है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 4। जब इनिशियली जीएसटी लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस केस में जब अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है वो किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर कोई भी गुड्स परचेज करता तो इन दैट सिचुएशन जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने गुड्स परचेज किया है वो अंडर रिवर्स चार्ज उसको टैक्स पे करना होता है। लेकिन आज की डेट में सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 को चेंज कर दिया गया है और एज सच अभी के लिए आप अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई भी परचेज करते हैं तो उस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर आपके केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास आता है सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। तो इसको जब आप यस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपसे जो है पूछा जाता है कि आपके केस में कौन सी जीएसटी रेट एप्लीकेबल है। अगर आप एक ही तरह की गुड्स में डील करते हैं, मान लीजिए आप जो है एक ही गुड्स में डील करते हैं, लेट्स से शूज या फिर फुटवेयर, और फुटवेयर पर आपको पता है कि 18% का जीएसटी है, तो इन दैट सिचुएशन अगर आप एक ही गुड्स में डील करते हैं तो यहाँ पर आप जो है जीएसटी रेट सेट कर सकते हैं। लेकिन आप एक से ज्यादा गुड्स में डील करते हैं तो ऐसे में आप इस ऑप्शन को नो करें। तो यहाँ पर आप नो करेंगे अगर आप एक से ज्यादा गुड्स में डील करते हैं। उसके बाद इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पर भी आपको जीएसटी क्लासिफिकेशन को इनेबल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन जीएसटी रेट और जीएसटी क्लासिफिकेशन जब आप सेल करेंगे तो इन दैट सिचुएशन जो भी गुड्स आप सेल करेंगे वहां पर आप ये दोनों ऑप्शन देखेंगे, वहां पर आप जीएसटी रेट और जीएसटी क्लासिफिकेशन सेट कर सकते हैं। ये यहाँ पर आप तभी सेट करें जब आपके केस में सिर्फ एक ही गुड्स एप्लीकेबल हो और एक ही टैक्स रेट एप्लीकेबल हो। तो यहाँ पर अभी आप इसको फिलहाल के लिए नो करेंगे। उसके बाद प्रोवाइड एलयूटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या फिर बॉन्ड डिटेल्स। अगर आप एक ऐसी एंटिटी है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो ऐसे में आपको जो है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या फिर बॉन्ड फाइल करना होता है फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस। तो ऐसे में आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो करेंगे। अगर आपके केस में एलयूटी एप्लीकेबल है तो ऐसे में आप यहाँ पर एलयूटी नंबर एंटर करेंगे और कब से कब तक वैलिड है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। हमारे केस में एलयूटी जो है एप्लीकेबल नहीं है। तो इस तरह आप अपनी जो है सभी डिटेल्स को यहाँ पर एक्सेप्ट करते हुए सेव करें। उसके बाद यहाँ पर आप एंटर बटन प्रेस करते हुए सभी डिटेल्स को एक बार फिर से सेव करेंगे। तो इस तरह बेसिकली आपका जो जीएसटी है वो टैली के अंदर इनेबल हो जाता है। चलिए एक बार जब हम जीएसटी इनेबल कर लेते हैं टैली के अंदर, उसके बाद हमें कैसे वर्किंग करनी है। सबसे पहले हमारी इस वीडियो के अंदर हम एक सर्विस प्रोवाइडर का केस लेकर चलते हैं, जहां पर एक सर्विस प्रोवाइडर जिसके केस में जीएसटी एप्लीकेबल है वो किस तरह टैली के अंदर जो है जीएसटी मेंटेन करता है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है एक प्रोफेशनल, मान लीजिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो बेसिकली अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, और वह जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है जीएसटी लॉ के तहत रजिस्टर्ड है। तो सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है, एक प्रोफेशनल भी हो सकता है, एक नॉन प्रोफेशनल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मैन पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है, तो ऐसे में उसके केस में भी कुछ इसी तरह जीएसटी मेंटेन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अकाउंट इन्फो के तहत लेजर क्रिएट करते हैं। मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो प्रोफेशनल फीस यहाँ पर चार्ज की जाती है।
तो यहाँ पर प्रोफेशनल फीस अकाउंट, जिसको अंडर दी हेड आप जो है सेल्स हेड में भी रख सकते हैं, और कुछ लोग इसको डायरेक्ट इनकम हेड में भी कंसीडर करते हैं। तो आप दोनों में ही ले सकते हैं। एज सच हेड स्पेसिफिक कोई भी गलती टैली के अंदर नहीं मानी जाती है। आप इसको सेल्स की तरह भी जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं, और एज ए डायरेक्ट इनकम भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद इन्वेंट्रीज वैल्यूज आर इफेक्टेड, आप इसको नो करेंगे, क्योंकि जनरली जो है प्रोफेशनल्स के केस में इन्वेंट्री मेंटेन नहीं की जाती है। तो ऐसे में आप इस ऑप्शन को F11 के तहत नो कर सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस सेशंस में भी डिस्कस कर चुके हैं। टाइप ऑफ लेजर अगर आप जो है इसको नोट एप्लीकेबल करें अभी के लिए, उसके बाद जो मेन हमें डिस्कस करना है जीएसटी, तो इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो आप उसको यस करेंगे। उसके बाद सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, तो जैसा कि हमने एट द टाइम ऑफ इनेबलिंग जीएसटी वहां पर भी देखा था, ये बात आपसे पूछी गई थी। तो वहां पर हमने कहा था कि अगर आप एक ही तरह की सप्लाई करते हैं और एक ही तरह की जीएसटी रेट एप्लीकेबल है, तो वहां पर आप जीएसटी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज वहां पर आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको यस करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ट्रांजेक्शन दिखाई दे रही होंगी, जैसे कि डीम्ड एक्सपोर्ट नील रेटेड, डीम्ड एक्सपोर्ट टैक्सेबल, एक्सपोर्ट एग्जम्प्टेड, एक्सपोर्ट अगेंस्ट एलयूटी, एक्सपोर्ट्स नील रेटेड, सेल्स, इंटरस्टेट सेल्स। तो बहुत सारे आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। इनमें सबसे मेन दो ऑप्शन आपके लिए जो है सबसे ज्यादा यूज होंगे। नंबर वन, सेल्स टैक्सेबल। अगर आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज है, वो जीएसटी लॉ के तहत टैक्सेबल है, और आप ये जो सर्विसेज दे रहे हैं ये विद इन दी स्टेट दे रहे हैं, जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड है उसी स्टेट के अंदर दे रहे हैं, तो आप सेल्स टैक्सेबल सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप ये सर्विसेज एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर दे रहे हैं, तो आप इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। तो जनरली आप देखेंगे जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे तो जीएसटी के अंदर दो अकाउंट्स आपको क्रिएट करने होंगे। एक अकाउंट आपको इंटर स्टेट सप्लाई के लिए क्रिएट करना होगा, और एक इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए क्रिएट करना होगा। दैट मीन्स एक सप्लाई जो विद इन दी स्टेट है उसके लिए आप अलग अकाउंट क्रिएट करेंगे, और एक सप्लाई जो आप जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है उससे दूसरे स्टेट में आप दे रहे हैं, तो उस केस में इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल आप सिलेक्ट करेंगे। तो अभी ये जो अकाउंट हमने क्रिएट किया है, ये विद इन दी स्टेट जो हम सप्लाई करेंगे उसके लिए हमने क्रिएट किया है, और जो टैक्स रेट है वो 18% एप्लीकेबल होगी। यहाँ पर आपको सिर्फ इंटीग्रेटेड टैक्स रेट एंटर करना होगा। अपने आप ही जो टैली है उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी में बाइफिकेट कर लेता है। सेस अगर एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, अदरवाइज आप स्किप करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, गुड्स की सप्लाई है या फिर सर्विसेज की। तो प्रोफेशनल फीस के रिगार्डिंग यहाँ पर सर्विसेज आप एंटर करेंगे। यहाँ पर हम एक छोटा सा चेंज कर लेते हैं, प्रोफेशनल फीस के साथ हम यहाँ पर लिख लेते हैं विद इन दी स्टेट, क्योंकि हमने जो जीएसटी के अंदर डिटेल्स एंटर की है वहां पर आप देखेंगे हमने सेल्स टैक्सेबल सेलेक्ट किया है, जो कि विद इन दी स्टेट अगर आप सप्लाई करते हैं तो आप सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे और एंटर बटन प्रेस करते हुए सेव करेंगे। इस तरह हमारा एक लेजर क्रिएट हो जाता है, जो कि है सेल्स के रिगार्डिंग, जो हम सर्विसेज देते हैं उसके रिगार्डिंग। एक और अकाउंट हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, सीजीएसटी आउटपुट लाइबिलिटी। सीजीएसटी आउटपुट लाइबिलिटी बेसिकली जो हम कस्टमर से फीस चार्ज करेंगे उस पर हमें जीएसटी चार्ज करना है। विद इन दी स्टेट अगर हम सर्विसेज देंगे तो ऐसे में सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया जाता है। जो हेड रहेगा वो रहेगा आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस, क्योंकि ये आपके लिए टैक्स लाइबिलिटी है जो आपको गवर्नमेंट को पे करनी है। टाइप ऑफ ड्यूटी में आप सिलेक्ट करेंगे जीएसटी, और जीएसटी के तहत ये है सेंट्रल टैक्स। उसके बाद आप एंटर बटन प्रेस करते हुए सेव करेंगे। एक और अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं एसजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी। तो आउटपुट लायबिलिटी यहां पर हम क्रिएट कर लेते हैं लेजर।
और ये भी आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस के तहत ही जीएसटी, और यहाँ पर अब आप सेलेक्ट करेंगे स्टेट टैक्स। एंटर बटन प्रेस करते हुए सेव करेंगे। तो इस तरह बेसिकली आपके 3 लेजर यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। चलिए अब हम एक जो है सेल्स इनवॉइस इशू करते हैं किसी कस्टमर को। तो यहाँ पर आप जो है अकाउंटिंग वाउचर के तहत F8, तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर आप जो है कोई भी एंटर कर सकते हैं। पार्टी नेम, अभी हमने कोई भी पार्टी क्रिएट नहीं की है जिसको हम सर्विस दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर कैश इनवॉइस एक बार के लिए इशू कर देते हैं। तो बायर जिसको भी आपने सर्विस दी है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी होती है। एड्रेस, यहाँ पर स्टेट आपको दिया गया है, स्टेट है हरियाणा, तो हरियाणा। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई आपसे पूछा गया है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आप सही सेलेक्ट करते हैं तो ही आपका सही टैक्स जो है टैली के अंदर चार्ज किया जाएगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमारे केस में अभी हरियाणा है। उसके बाद पूछा गया है जो क्लाइंट है, जो बायर है, जिसको आपने सर्विसेज दी है, क्या वो रजिस्टर्ड है या फिर अनरजिस्टर्ड है। यहाँ पर हमारे केस में अनरजिस्टर्ड है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो भी सर्विसेज उनको दी है वो लेजर आप सिलेक्ट करेंगे। प्रोफेशनल फीस विद इन द स्टेट जो कि हमने लेजर क्रिएट किया था, मान लीजिए 15,000 रुपए की जो है सर्विसेज दी गई हैं, आप एंटर करेंगे। उसके बाद जो टैक्स आपको चार्ज करना है सीजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी, तो देखिए जैसे ही एंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पर आप देखेंगे 9% सीजीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया गया है। दैट मीन्स आपका जीएसटी सही से मेंटेन हो रहा है। उसके बाद आप एंटर करेंगे और एसजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी सेलेक्ट करेंगे। एसजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी भी जो है अपने आप ही सेलेक्ट कर ली गई है 1350। तो अब आप जब कैलकुलेट करेंगे 15,000 रुपए की वैल्यू पर 9% का जीएसटी, 9% का एसजीएसटी, तो इतनी ही अमाउंट आपकी आ जाती है। उसके बाद आप एंटर करेंगे और नरेशन यहाँ पर टाइप करेंगे, बीइंग प्रोफेशनल फीस चार्ज फॉर टैक्स ऑडिट। तो इस तरह बेसिकली जब आप एंटर करेंगे तो आपका यह वाउचर सेव हो जाता है। तो जीएसटी के अंदर इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर आप कुछ इस तरह जो है जीएसटी की जो आउटपुट लायबिलिटी है, जो आप सर्विसेज देते हैं, जो आप सप्लाई देते हैं, उसके लिए जो आप इनवॉइसिंग करते हैं और जो आप जीएसटी चार्ज करते हैं वो आप इस तरह मेंटेन करेंगे। ये था इन केस ऑफ विद इन द स्टेट। अब हम बात करेंगे अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप सर्विसेज देते हैं तो आप जो है किस तरह जीएसटी इनवॉइस इशू करेंगे या फिर जीएसटी मेंटेन करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अगर इन केस ऑफ ए सर्विस प्रोवाइडर, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई सप्लाई की जाती है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो इन दैट सिचुएशन कैसे जीएसटी को मेंटेन किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर हम बेसिकली जो है 2 लेजर मेंटेन कर लेते हैं। अकाउंट इन्फो के तहत लेजर क्रिएट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रोफेशनल फीस अकाउंट, जो कि इंटरस्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो आप सर्विसेज देंगे उसके लिए आपको अलग से क्रिएट करना होगा। यहाँ पर आप हम इसको सेल्स अकाउंट हेड में जो है सेलेक्ट करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल होगा, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को आप यस करेंगे। यहाँ पर आप नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब आप जो है सिलेक्ट करेंगे इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल। दैट मीन्स ये ऐसी सेल्स है जो टैक्सेबल है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दी जा रही है, जो कि एक इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल में कैटेगराइज्ड की जाएगी। तो ये आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद 18% इंटीग्रेटेड टैक्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे और सेव करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई सर्विसेज होगी और इस तरह आपका यह लेजर क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हमें एक और लेजर क्रिएट करना होगा, आईजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी, क्योंकि अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो ऐसे में जो है आईजीएसटी चार्ज किया जाता है। हालांकि इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस दिए गए हैं कि किस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया जाएगा, किस केस में आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा। एंटर करेंगे और यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस हेड के तहत जीएसटी और इंटीग्रेटेड टैक्स अब आप सेलेक्ट करेंगे और एंटर बटन प्रेस करते हुए सेव करेंगे। तो यहाँ पर हमारे दोनों लेजर क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम अकाउंटिंग वाउचर में F8 के तहत सेल्स जो है इनवॉइस इशू करेंगे बेसिकली।
रेफरेंस नंबर आप अपने अकॉर्डिंगली एंटर कर सकते हैं। पार्टी नेम एक बार हम फिर से कैश सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर एंटर करते हुए बायर डिटेल्स आप कोई भी एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो क्लाइंट है उसका नाम है अमित गुप्ता, एड्रेस जो है आप यहाँ पर मान लीजिए जो है करोल बाग दिल्ली। तो यहाँ पर अब आपको जो स्टेट सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है दिल्ली, और प्लेस ऑफ सप्लाई आपको यहाँ पर दिल्ली सिलेक्ट करना है। मैंने आपको बताया अगर आपने प्लेस ऑफ सप्लाई गलत सिलेक्ट किया तो आप जो है सही जीएसटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप, अगर अमित गुप्ता रजिस्टर्ड है एज ए कंपोजिशन डीलर, अगर वो रजिस्टर्ड है तो आप कंपोजिशन सिलेक्ट करेंगे और जीएसटी नंबर एंटर करेंगे जो कि अमित गुप्ता के नाम से होगा। अगर वो कंज्यूमर है दैट मीन्स अनरजिस्टर्ड है तो आप कंज्यूमर सेलेक्ट करेंगे, और मान लीजिए वो रेगुलर स्कीम के रेगुलर जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड है तो आप रेगुलर सेलेक्ट करेंगे और जीएसटी नंबर एंटर करेंगे, और अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो आप अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रोफेशनल फीस इंटरस्टेट, अब आप जो है दूसरा लेजर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए 20,000 रुपए की सर्विस प्रोवाइड की गई है, आप एंटर करेंगे, और अब आपको जो है टैक्स लेजर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अगर आपने सही टैक्स लेजर सेलेक्ट किया तो आपकी सही टैक्स लाइबिलिटी चार्ज की जाएगी। तो यहाँ पर आप आईजीएसटी आउटपुट लाइबिलिटी सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे 20,000 रुपए पर 18% का जीएसटी 3,600 रुपए चार्ज किया जा रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ पर सीजीएसटी गलती से चार्ज कर लेता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर सीजीएसटी आउटपुट लाइबिलिटी के अंदर कोई भी अमाउंट नहीं आती है। उसका रीजन ये है कि हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंटरस्टेट सर्विस है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोवाइड की जा रही है, और उस केस में सीजीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। सेम वे में मान लीजिए आप एसजीएसटी आउटपुट लाइबिलिटी सेलेक्ट कर लेते हैं तो भी यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप आईजीएसटी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 3,600 रुपए का आईजीएसटी आउटपुट लाइबिलिटी यहाँ पर चार्ज कर लिया जाता है। और एंटर बटन प्रेस करते हुए आप जो है नरेशन टाइप करेंगे, बी टैक्स ऑडिट फीस चार्ज फ्रॉम अमित गुप्ता, और एंटर बटन प्रेस करते हुए सेव करेंगे। तो इस तरह बेसिकली जो है आप सर्विस प्रोवाइडर के केस में जीएसटी इनवॉइस इशू करेंगे और जीएसटी लाइबिलिटी चार्ज करेंगे। यहाँ पर आप जो है ऑल्ट पी के जरिए प्रिंट दे सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू के लिए आप यहाँ पर विद प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर यस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो इनवॉइस है टैक्स इनवॉइस वो जनरेट कर दिया गया है। टैक्स इनवॉइस कैसे जनरेट किया जाता है, कैसे प्रिंट दिया जाता है, ये ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह बेसिकली आप जो है सर्विस प्रोवाइडर के केस में टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा सर्विस प्रोवाइडर के केस में कैसे जीएसटी चार्ज किया जाता है, कैसे इनवॉइस जनरेट किया जाता है, इशू किया जाता है। तो यहाँ पर जब आप इनवॉइसेस को सेव कर लेते हैं तो उसके बाद एस्केप बटन पर प्रेस करेंगे। अब मान लीजिए मैं देखना चाहता हूं कि मेरी जीएसटी लायबिलिटी कितनी है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको डिस्प्ले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और डिस्प्ले ऑप्शन पर आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स दिखाई देंगी। यहाँ पर आप एंटर करेंगे तो जीएसटी आपको दिखाई देगा, जीएसटी पर आप क्लिक करते हैं तो तीन रिपोर्ट्स आपके सामने आ जाती हैं, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B बेसिकली आपकी जो है जीएसटी लायबिलिटी रिपोर्ट होती है कि कितना आपकी जीएसटी लायबिलिटी है जो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। जीएसटीआर 2 रिपोर्ट्स होती है आपकी इनवर्ड सप्लाईज के रिगार्डिंग, आपकी परचेजेस के रिगार्डिंग, जो भी आपने सर्विसेज रिसीव की है उनके रिगार्डिंग। जीएसटीआर 1 आपकी रिपोर्ट्स होती है जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाई की है, जो भी आपने सर्विसेज दी है, उसके रिगार्डिंग आपको जीएसटीआर 1 फाइल करनी होती है। तो अगर मैं बात करूं जीएसटीआर 1 की, तो जीएसटीआर 1 में आप देख पा रहे हैं जैसे ही मैंने जीएसटीआर 1 पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको जो है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कस्टमर, दैट मीन्स आपने वो सर्विसेज दी है जहां पर सामने वाला व्यक्ति जो है, जो रेसिपिएंट है, वो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है। अगर जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड होता तो यहाँ पर आपको B2B इनवॉइसेज में वो डिटेल्स दिखाई देती। तो यहाँ पर B2C में आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे हमने दिल्ली में कुछ सर्विसेज दी है और हरियाणा में कुछ सर्विसेज दी है।
दिल्ली में आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अमित गुप्ता को हमने जो है वाउचर नंबर 2 दैट मीन्स इनवॉइस नंबर 2 के जरिए ये जो है टैक्सेबल अमाउंट चार्ज की है और इतना आईजीएसटी चार्ज किया है। आप एस्केप करेंगे, हरियाणा के अंदर आप देखेंगे मनोज गुप्ता को हमने ये सर्विसेज दी है, इतनी टैक्सेबल वैल्यू चार्ज की है, इतना सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया है। तो इस तरह बेसिकली आप जो है जीएसटीआर 1 के अंदर जो भी इनवॉइसेस आपने इश्यू किए हैं सेल्स के रिगार्डिंग वो आप देख सकते हैं। सेम वे में जीएसटीआर 3 में आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो है अपनी आउटपुट लायबिलिटी के रिगार्डिंग डिटेल्स दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपकी आउटपुट लायबिलिटी जो है वो है 6300, दैट मीन्स इतना टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना है। उसके बाद आउट ऑफ 35,000 35,000 रुपए में से 20,000 रुपए की वैल्यू ऐसी वैल्यू है जो आपने दूसरे स्टेट को सर्विसेज दी है और जो रेसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है। जीएसटीआर 3 भी हम ऑलरेडी जीएसटी मॉड्यूल में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली इस तरह जो है एक सर्विस प्रोवाइडर के केस में आप जो है जीएसटी लायबिलिटी चेक करते हैं। चलिए इसके बाद हम एक और जो है सेल वाउचर इशू करते हैं, एक और इनवॉइस जनरेट करते हैं। और अब जो हम इनवॉइस जनरेट करेंगे वो किसी ऐसे व्यक्ति को करेंगे जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, दैट मीन जो रेसिपिएंट है वो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर हम अकाउंट इन्फो के तहत एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिसको हम कंसल्टेंसी देते हैं और उस एबीसी लिमिटेड कंपनी को हम जो है अपना इनवॉइस इशू करने वाले हैं। तो यहाँ पर एबीसी लिमिटेड जो है हमारे लिए सन्ड्री डेटर्स है। उसके बाद अगर आप बिल वाइज डिटेल मेंटेन करना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको नो सेलेक्ट करते हैं। एबीसी लिमिटेड का जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। मान लीजिए सेम स्टेट में ही रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर हम सेम स्टेट में ही एड्रेस एंटर करते हैं। उसके बाद एबीसी लिमिटेड है वो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर हम रेगुलर सेलेक्ट करेंगे और एबीसी लिमिटेड का जो भी जीएसटी नंबर होगा वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो जीएसटी नंबर आप एंटर करेंगे और आप जैसे ही एंटर बटन पर प्रेस करेंगे तो मैंने आपको बताया अगर आपने सही जीएसटी नंबर एंटर किया होगा तो यहाँ पर आपको कोई भी एरर दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर आपने गलत जीएसटी नंबर एंटर किया तो यहाँ पर ये एरर आपको दिखाई देगी, वेरीफाई द पार्टी जीएसटीएन यूआई। तो दैट मीन्स आपने जो जीएसटी नंबर एंटर किया है वो गलत किया है, तो सही जीएसटी नंबर आप एंटर करें। उसके बाद सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, अगर आप जीएसटी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे और अगर आप डिटेल्स एंटर नहीं करना चाहते तो आप नो रखेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप आपको बताना है रेगुलर है। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी मींस जो एबीसी लिमिटेड है अगर वो एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अंडर रजिस्टर्ड है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। अगर एबीसी लिमिटेड एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगर वो डीम्ड एक्सपोर्टर मानी जाती है तो आप उसको यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। पार्टी टाइप तो डीम्ड एक्सपोर्ट, एम्बेसी, एसईजेड जिसके भी तहत वो आती है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे और जीएसटीआईएन आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। तो इस तरह हम एंटर बटन प्रेस करते हुए सेव करेंगे तो हमारी जो है एबीसी लिमिटेड का लेजर जो है क्रिएट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर के तहत F8 हम एक इनवॉइस जनरेट करते हैं। रेफरेंस नंबर आप सिलेक्ट एंटर करेंगे। एबीसी लिमिटेड, अब आप यहाँ पर देखेंगे दो ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं, कैश और एबीसी लिमिटेड। दैट मीन्स अगर आप जो है एबीसी लिमिटेड को इनवॉइस इशू कर रहे हैं तो आप एबीसी लिमिटेड सेलेक्ट करेंगे, अब आप कैश सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो एबीसी लिमिटेड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एबीसी लिमिटेड की डिटेल्स अब आप जो है ऑटोमेटिकली लेजर के जरिए यहाँ पर ले ली जाती है। प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर आप देखेंगे लेजर के अकॉर्डिंग ले ली गई है। एंटर बटन पर प्रेस करेंगे। उसके बाद प्रोफेशनल फीस यहाँ पर जो विद इन दी स्टेट सेम स्टेट के अंदर दी जा रही है सर्विसेज, मान लीजिए 30,000 रुपए की कंसल्टेंसी इनवॉइस यहाँ पर इशू करना है। उसके बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे सीजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है 2700 रुपए की वैल्यू 9% ले ली गई है। सेम वे में आप एसजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी सिलेक्ट करेंगे
और इस तरह आपका जो है सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज कर लिया जाता है, नरेशन बीइंग कंसल्टेंसी चार्जेस। तो इस तरह आप देखेंगे एक और इनवॉइस हमने जनरेट किया है। अब हम जो है डिस्प्ले के अंदर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स जीएसटी जीएसटीआर 1 के अंदर जब आप जाते हैं तो यहां पर अब आपको जो B2B इनवॉइस हमने इशू किया था, बेसिकली यहां पर आप देखेंगे कि एबीसी लिमिटेड जीएसटी लॉ के तहत रजिस्टर्ड थी, तो B2B इनवॉइस, बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस के अंदर डिटेल्स आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आ रही है। उसका रीजन है, आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहां पर आपको एक दिखाई देगा इनकम्प्लीट मिसमैच इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स उस इनवॉइस के अंदर कोई ना कोई कमी थी जिसकी वजह से वो जो है यहाँ पर पेंडिंग आ रही है। तो यहाँ पर आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग टेबल वाइज डिटेल्स नॉट प्रोवाइडेड। इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, पेंडिंग है। यहाँ पर आपको टाइप ऑफ एक्सेप्शन, वो गलती क्या है जो हमें ठीक करनी है वो आपको दिखाई देगी। यहाँ पर लिखा है जीएसटीआईएन यूआईएन इज नॉट स्पेसिफाइड। या तो जीएसटी नंबर एंटर नहीं किया गया है, और अगर एंटर किया गया है तो वो गलत है। तो जैसे ही आप इस पर एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका जीएसटी नंबर आ जाता है। अब आपको यहाँ पर सही जीएसटी नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप यहाँ पर सही जीएसटी नंबर एंटर करेंगे और एंटर बटन पर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ से वो जो वाउचर है जो पेंडिंग था, इनकम्प्लीट था, वो रिमूव हो जाता है। एस्केप बटन पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अब आप देखेंगे वो जो इनवॉइस था आपका B2B सप्लाई के अंदर आ जाता है। तो जब भी आप GSTR1 टैली के अंदर प्रिपेयर करते हैं तो मेक श्योर कि दो हेड्स के अंदर आपका कोई भी इनवॉइस पेंडिंग ना हो। पहला, इनकम्प्लीट HSN SAC इंफॉर्मेशन। इस हेड में जो भी आपके इनवॉइसेस पेंडिंग होंगे, इसका मतलब उनके अंदर HSN कोड या सर्विस अकाउंटिंग कोड जो है वो इनकम्प्लीट है। और दूसरा, इनकम्प्लीट मिसमैच इंफॉर्मेशन। अगर इस हेड में आपका कोई भी इनवॉइस पेंडिंग है तो दैट मींस उसके अंदर कोई ना कोई इनकम्प्लीट डिटेल्स है रिगार्डिंग जीएसटी, रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई, वो आपको ठीक करनी होगी। तो यहां पर अभी हम जो है इनकम्प्लीट एचएसएन एसएससी इंफॉर्मेशन हेड के अंदर एंटर करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो है एचएसएन कोड, एसएससी कोड जो है वो मेंटेन नहीं किए गए हैं। तो यहां पर आप एंटर करेंगे और सर्विस अकाउंटिंग कोड या एचएसएन कोड एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मान लीजिए हम 9406 एक एसएसी अकाउंटिंग कोड एंटर कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद आप एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जो एचएसएन कोड आप फिल करते जाएंगे वो यहाँ से रिमूव होता चला जाएगा। उसके बाद फिर आप एंटर करेंगे 9406, आप एंटर करेंगे। तो इस तरह बेसिकली आपको ये जो गलतियां है वो यहाँ पर सही करनी होंगी। तो अब आपकी जो है GSTR1 प्रिपेयर हो चुकी है। यहाँ पर B2B इनवॉइसेस के अंदर आप एंटर करेंगे तो देखेंगे एबीसी लिमिटेड को हमने एक इनवॉइस इशू किया था, वो आपको दिखाई देगा। और जब आप B2C इनवॉइसेस को चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा दिल्ली में हमने जो सर्विसेज दी थी, हरियाणा में हमने जो सर्विसेज दी थी, वो इनवॉइस आपके यहाँ पर आ जाती है। तो इस तरह आप जो है GSTR1 प्रिपेयर करेंगे रिगार्डिंग आउटवर्ड सप्लाई इन केस ऑफ ए सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद यहाँ पर GSTR2 रिगार्डिंग इनवर्ट सप्लाई, जो कि अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं की है, हम कुछ इनवर्ट सप्लाई रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद GSTR2 को चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर GSTR3B जो आपकी बेसिकली आउटपुट लाइबिलिटी जो है रिटर्न होती है, जिसके अंदर जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी है वो आप डिक्लेयर करते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि आउटवर्ड सप्लाईज के रिगार्डिंग आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर सभी इनवॉइसेस आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह आप GSTR1 और GSTR3 भी चेक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ इनवर्ड सप्लाईज की जो है अकाउंटिंग भी कर लेते हैं, जिससे हमें और ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी मिल सके। तो इन केस ऑफ ए सर्विस प्रोवाइडर जनरली जो परचेज होती है वो बहुत कम होती है, जो इनवर्ड सप्लाईज होती है वो काफी कम होती है। तो मान लीजिए इन केस ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन केस ऑफ ए प्रोफेशनल, वो अगर किसी दूसरे प्रोफेशनल से कोई सर्विसेज लेते हैं, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी सेक्रेटरी से कोई सर्विस लेते हैं या किसी प्रोफेशनल से कोई सर्विस लेते हैं, और उनको जो अमाउंट पे करते हैं
उस पर वो जो जीएसटी पे करेंगे उसका बेनिफिट एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट वो अपनी आउटपुट लायबिलिटी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अकाउंट, सबसे पहले हम अकाउंट इन्फो के तहत कुछ लेजर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लीजिए प्रोफेशनल चार्जेस अकाउंट, प्रोफेशनल चार्जेस अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं सेम वे में इंट्रा स्टेट, दैट मींस विद इन दी स्टेट, सेम स्टेट के अंदर हमने किसी प्रोफेशनल से सर्विस ली है, हमारे लिए वो सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा। मेंटेन बिल वाइज अगर आप यस करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, आप नो करना चाहे तो नो कर सकते हैं। सॉरी, प्रोफेशनल चार्जेस जो है हम कैटेगराइज करेंगे अंडर दी हेड परचेजेस या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कोई भी प्रोफेशनल चार्जेस जो हम पे करेंगे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बहुत सारे प्रोफेशनल्स किसी दूसरे प्रोफेशनल्स की सर्विसेज लेते हैं जिनको वो जीएसटी पे करते हैं। तो यहाँ पर परचेजेस अकाउंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जीएसटी एप्लीकेबल यस करेंगे और सेट ऑल्टर डिटेल्स के तहत यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसा आपने आउटवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग डिक्लेयर किया था कि वो इंटरस्टेट थी या इंट्रास्टेट, सेम वे में जो इनवर्ड सप्लाई है, जो प्रोफेशनल चार्जेस अकाउंट है, उसके रिगार्डिंग भी आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमारे केस में विद इन दी स्टेट के लिए आप परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। तो परचेज टैक्सेबल जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं, इंटीग्रेटेड टैक्स अगेन 18% जो भी रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है वो आप सेलेक्ट करेंगे, टाइप ऑफ सप्लाई सर्विसेज रहेगी और आप सेव करेंगे। और उसके बाद आप जो है यहाँ पर मान लीजिए मेसर्स KGMA एसोसिएट्स, तो ये एक फर्म है जिसकी हमने प्रोफेशनल सर्विसेज रिसीव की है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। मेंटेन बिल वाइज आप यस करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। जो एड्रेस है वो फर्म का आप एंटर करेंगे और जो भी जीएसटी नंबर है वो आपको यहां पर एंटर करना है। एंटर करेंगे तो जैसा कि आपने देखा, हमने जैसे ही एंटर किया यहाँ पर कोई भी एरर आपको दिखाई नहीं दी, दैट मींस इसका मतलब हमने जो जीएसटी नंबर एंटर किया है वो सही है। उसके बाद आप एंटर बटन प्रेस करेंगे और सेव करेंगे। तो इस तरह हमारे दो लेजर क्रिएट हो जाते हैं, एक प्रोफेशनल चार्जेस जो कि बेसिकली हमारे लिए एक्सपेंस है, दूसरा एक सन्ड्री क्रेडिटर का हमने लेजर बनाया है जिसको हम प्रोफेशनल चार्जेस पे करने वाले हैं। अब हम जो है दो लेजर और क्रिएट करते हैं, सीजीएसटी इनपुट टैक्स, दैट मींस परचेज करते हुए या फिर कोई सर्विसेज रिसीव करते हुए हमने जो टैक्स पे किया है सामने वाले को, जिसका हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला है, आईटीसी मिलने वाला है, टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है, उसका लेजर हम क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस हेड में ही आप जो है जीएसटी के तहत सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करेंगे और एंटर बटन प्रेस करते हुए सेव करेंगे। सेम वे में हम जो है एसजीएसटी इनपुट टैक्स जो है क्रिएट करेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस हेड के तहत, जीएसटी के तहत स्टेट टैक्स, एंटर बटन प्रेस करते हुए सेव करेंगे। तो चलिए अब हम जो है एक इनवर्ड सप्लाई, दैट मींस हमने एक प्रोफेशनल सर्विसेज किसी दूसरी फर्म से ली है, उसका इनवॉइस हम एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर के तहत यहाँ पर F9 हम जो है प्रेस करने वाले हैं परचेज के लिए। सप्लायर इनवॉइस नंबर, सामने वाले ने हमें जो इनवॉइस दिया है वो नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 108/2020-21, ये जो है इनवॉइस इशू किया गया है। डेट मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 की ही है। पार्टी नेम, जिस भी प्रोफेशनल की हमने जो है सर्विसेज ली है, तो यहाँ पर KGMA एंड एसोसिएट से हमने सर्विस रिसीव की है, एंटर करेंगे। यहाँ पर प्रोफेशनल चार्जेस, तो प्रोफेशनल चार्जेस आप सिलेक्ट करेंगे जो कि है इंट्रा स्टेट, दैट मींस विद इन द स्टेट हमने सर्विस रिसीव की है। मान लीजिए 50,000 रुपए की सर्विस हमने रिसीव की है और जिस पर हमने 18% का जीएसटी पे किया है। तो सबसे पहले हम सीजीएसटी इनपुट टैक्स, ये ध्यान रखें जब भी आप परचेज के लिए एंट्री कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए एंट्री कर रहे हैं, तो हमेशा आप इनपुट टैक्स लेजर को सिलेक्ट करेंगे, ना कि आउटपुट लायबिलिटी लेजर को। तो इनपुट टैक्स आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली 4,500 रुपए की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर ली जाती है। सेम वे में आप एंटर करेंगे और एसजीएसटी इनपुट टैक्स चार्ज करेंगे, तो यहाँ पर 4,500 रुपए की वैल्यू अगेन सेलेक्ट कर ली जाती है। बीइंग प्रोफेशनल
सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम KGMA एंड एसोसिएट्स। इस तरह आप इस वाउचर को सेव करेंगे। अब हम जो है एक बार फिर से अपनी जीएसटी लायबिलिटी चार्ज करते हैं, एस्केप करते हुए, डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी, जीएसटीआर 3B में हमें अपनी नेट आउटपुट लायबिलिटी पता चलती है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि आउटवर्ड जो हमारी टैक्स लायबिलिटी है वो है 11,700 रुपए और इनपुट टैक्स लायबिलिटी जो हमारी है वो है 9,000 रुपए। सॉरी, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो है 9,000 रुपए। तो दैट मीन्स हमें जो एग्जैक्ट जीएसटी पे करना है वो पे करना है 11,700 माइनस 9,000, 2,700 रुपए का हमें जीएसटी पे करना है। तो इस तरह बेसिकली आपकी जो है जीएसटीआर 3B प्रिपेयर की जाती है इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। जीएसटीआर 2 अब आप चेक करेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा जीएसटीआर 2 के अंदर जो है आपको B2B इनवॉइसेस के तहत एक सर्विस दिखाई देगी जो हमने रिसीव की है। तो बेसिकली जीएसटीआर 1 आपकी आउटवर्ड सप्लाई है, इसमें आपको सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई दिखाई देंगी जिसके अंदर कोई भी इनवर्ड सप्लाई नहीं होगी। जीएसटीआर 2 आप चेक करेंगे तो उसके अंदर सिर्फ इनवर्ड सप्लाई होंगी जिसके अंदर कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं होगी। और जीएसटीआर 3 भी आप चेक करेंगे तो बेसिकली जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई की समरी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप F12 बटन प्रेस कर जो है टैक्स टाइप्स को जो है सेपरेट कॉलम्स में भी चेक कर सकते हैं। आप यस करेंगे और कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे तो यहाँ पर आपको आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी अलग अलग दिखाई देगा। अगर आप F12 के तहत इस ऑप्शन को नो करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है टोटल टैक्स दिखाई देगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी अलग से दिखाई नहीं देगा। तो बेसिकली यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो है आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी 11,700 है और इनपुट टैक्स क्रेडिट 9,000 रुपए है। दैट मीन्स आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी है 11,700 माइनस 9,000 जो कि 2,700 रुपए हो जाती है। तो इस तरह आप सर्विस प्रोवाइडर के केस में जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 भी प्रिपेयर करते हैं। जीएसटीआर 2 जो है बेसिकली आपको टाइम टू टाइम जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B से चेक करनी होती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपको दिया जाता है वो अकॉर्डिंग टू रूल 36 सब रूल 4 के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जिसके तहत बेसिकली आपको जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B का कंपैरिजन करना होता है विद योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और वहां पर जो भी इनवर्ड सप्लाई, जो भी परचेजेस आपके जीएसटीआर 2A में, जीएसटीआर 2B में दिखाई नहीं देती है, उसके रिगार्डिंग जो है आपको मैक्सिमम 10% का इनपुट दिया जाता है। वो 10% कैलकुलेट किया जाता है उस अमाउंट का जो जीएसटीआर 2A 2B में दिखाई देती है। 1 जनवरी 2021 से रूल 36 सब रूल 4 के अंदर चेंज किया जा रहा है और 10% की जो लिमिट थी उसको रिड्यूस कर 5% किया जा रहा है। तो ये सब बातें हम ऑलरेडी जीएसटी मॉड्यूल में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप सर्विस प्रोवाइडर के केस में कैसे आप जो है बेसिक जो है सेल्स वाउचर इशू करते हैं, जनरेट करते हैं, परचेज वाउचर आप एंटर करते हैं और किस तरह जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 भी चेक करते हैं।